प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। करंट अफेयर सीरीज अक्टूबर माह भाग 8, जिसमें आज हम 15 और 16 अक्टूबर 2021 के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न, विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? विकल्प है आपके सामने। ए 15 अक्टूबर, बी 16 अक्टूबर, सी 17 अक्टूबर, डी 18 अक्टूबर। तो वर्ल्ड फूड डे विश्व खाद्य दिवस अभी हाल ही में मनाया गया 16 अक्टूबर को। हर साल क्या है कि विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं विश्व खाद्य दिवस पर 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 16 अक्टूबर? 1945 यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। 2021 में थीम क्या रही? थीम रही ऑल एक्शंस आर और फ्यूचर, बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर इन्वायरमेंट एंड ए बेटर लाइफ इस साल की थीम रही। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। गर्भ का चिकित्सकीय समापन यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 के संदर्भ में सत्य कथन है। एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट यानी गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। विकल्प है आपके सामने। इसमें अविवाहित महिलाओं को भी शामिल किया गया है। दूसरा है कुछ सीमाओं के साथ गर्भावस्था को समाप्त करने की अवधि 24 सप्ताह कर दी गई है। सी है इसमें एक राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड के गठन का प्रावधान है। डी है सभी स्टेटमेंट सत्य है। तो एमटीपी एक्ट जो मूल एक्ट था एमटीपी का, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का 1971 का एक्ट था, जिसमें अमेंडमेंट किया गया है 2021 में। और हाल ही में इसमें कुछ रूल्स और जारी किए गए हैं इस संदर्भ में। तो जो पहला स्टेटमेंट है इसमें अविवाहित महिलाओं को भी शामिल किया गया है। तो बिल्कुल अब विवाहित और अविवाहित महिलाएं दोनों इस कैटेगरी में शामिल की गई हैं। और दूसरा, कुछ सीमाओं के साथ गर्भावस्था को समाप्त करने की अवधि 24 सप्ताह कर दी गई है। हाँ, पहले 20 सप्ताह थी, जिसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? कुछ सीमाओं और श्रेणियों के लिए 24 सप्ताह इसमें कर दिया गया है। इसमें एक राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड के गठन की बात की गई है। 24 सप्ताह के बाद अगर टर्मिनेशन की बात है तो एक स्टेट लेवल पर मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा। उस बोर्ड की सिफारिश पर ही ऐसा किया जा सकता है 24 सप्ताह के बाद। तो सभी विकल्प इसमें क्या है कि सभी स्टेटमेंट सत्य है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में असत्य कथन है। विकल्प है यह सूचकांक कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्थ थंगर लाइफ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। दूसरा है यह सूचकांक 100 पॉइंट स्केल पर जारी किया जाता है, जिसमें 0 न्यूनतम स्कोर तथा 100 उच्च स्कोर यानी 0 हंगर माना जाता है। सी, भारत को इस वर्ष 38.8 स्कोर के साथ 101वां स्थान प्राप्त हुआ। डी, यह सूचकांक 4 संकेतकों के आधार पर जारी किया जाता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी रिपोर्ट जारी हुई है। उस रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा गलत है? तो पहला जो स्टेटमेंट है कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, ये स्टेटमेंट सत्य है। दूसरा, ये सूचकांक 100 पॉइंट स्केल पर जारी किया जाता है, बात सही है, जिसमें 0 न्यूनतम स्कोर, ये गलत है कि 0 जो होगा ये होगा उच्चतम स्कोर होगा। ये क्या होगा? उच्चतम स्कोर होगा। यानी 0 का मतलब क्या हो गया? 0 का मतलब होगा 0 हंगर, यानी 0 का मतलब क्या हो गया? 0 हंगर यानी न्यूनतम क्या है कि वहां पर भूखमरी है। और 100 उच्च स्कोर यानी 0 हंगर नहीं है। 100 का मतलब क्या होगा? ये निम्न स्कोर है। 100 का मतलब निम्न स्कोर है, यानी जिसका 100 अंक प्राप्त हुए हैं यानी वहां भूखमरी सर्वाधिक है। तो भारत को इस वर्ष 38.8 स्कोर के साथ 101वां स्थान प्राप्त हुआ। ये स्टेटमेंट सही है। ये 4 इंडिकेटर्स यानी संकेतकों के आधार पर जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। 4 संकेतक होते हैं। पहला है एंटर न्यूट्रिशन, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। इन 4 इंडिकेटर्स पर, 4 संकेतकों पर ये क्या है कि हर साल जारी की जाती है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। हाल ही में राजस्थान के विशेष संघ ने किशोर का यौन प्रजनन स्वास्थ्य में निवेश पर रिटर्न नामक
अध्ययन पर एक निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया, उस संदर्भ में सत्य कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, इस रिपोर्ट में लागत लाभ यानी कॉस्ट बेनिफिट आधार पर निष्कर्ष निकाले गए। दूसरा स्टेटमेंट है, राजस्थान में बाल विवाह 1/3 से भी अधिक यानी 35.4% है, जो देश में सर्वाधिक है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही बताना है? तो बोथ जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, दोनों ही क्या है, ये सत्य है। ये कॉस्ट बेनिफिट के आधार पर रिपोर्ट जारी की गई, कॉस्ट बेनिफिट के आधार पर, यानी आप पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट हेल्थ पर करोगे, किशोरों के स्वास्थ्य पर करोगे, तो आपको इतना बेनिफिट क्या है कि अदर सेक्टर में, चाहे सोशल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चर सेक्टर में देखने को मिलेंगे। राजस्थान में बाल विवाह 35.4% जो देश में सर्वाधिक है, स्टेटमेंट सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है कि इसमें सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। किताबें लिखी हैं और एक तरफ लेखक है, यानी बुक्स और ऑथर है, आपको बताना है असुमेलित कौन सा है। द अर्थ स्पिनर अनुराधा रॉय, लीविंग माउंटेन अमिताभ घोष, ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर डॉक्टर एम रामचंद्रन, दी फ्लाइंग ब्लाइंड, इंडियाज क्विस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप अवतार सिंह भसीन। तो कौन सा गलत है या असमूलित है? तो इसमें जो फोर्थ है, फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियाज क्विस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप, ये अवतार सिंह भसीन ने नहीं लिखी। ये किसने लिखी है? ये मोहम्मद जिशान द्वारा लिखी गई पुस्तक है, मोहम्मद जिशान द्वारा लिखी गई है, फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियाज क्विस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप। बाकी तीनों स्टेटमेंट है, द अर्थ स्पिनर अनुराधा रॉय बिल्कुल ट्रू सही है, और लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष, ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर डॉक्टर एम रामचंद्रन, तीनों सही है। ऑप्शन डी इसमें गलत होगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। खेल और एक तरफ खिलाड़ी है, पहचानना है। तो निशानेबाजी से दिव्यांश सिंह पंवार, एथलेटिक्स निषाद कुमार, टेबल टेनिस मंजू बाला, डी है बैडमिंटन कृष्णा नागर। तो निशानेबाजी से दिव्यांश सिंह पंवार, क्या ये सही है क्या? निशानेबाजी से दिव्यांश सिंह, बिल्कुल ये सही सुमेलित है। एथलेटिक्स से निषाद कुमार, बिल्कुल निषाद कुमार ने अभी एथलेटिक्स में ऊंची कूद में, पैरालंपिक में ऊंची कूद में क्या है कि रजत पदक इन्होंने अपने नाम किया है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। टेबल टेनिस मंजू बाला, ये स्टेटमेंट गलत है। मंजू बाला का संबंध टेबल टेनिस से नहीं है, इनका संबंध किससे है? हैमर थ्रो से, इनका संबंध हैमर थ्रो से है। बैडमिंटन से कृष्णा नागर, बिल्कुल सही है, कृष्णा नागर ने गोल्ड जीता है पैरालंपिक से। बैडमिंटन से राजस्थान से है। बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, असुमेलित होगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। राजस्थान के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान किस राज्य को पीछे छोड़ ऊर्जा के क्षेत्र में देश में शीर्ष पर आ गया है? विकल्प है आपके सामने, ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश। तो राजस्थान में कुल सौर ऊर्जा क्षमता पर अब शीर्ष पर आ गया है, किसको पीछे छोड़कर? तो कर्नाटक को पीछे छोड़कर राजस्थान क्या है कि इसमें शीर्ष स्थान पर आ गया है। तो राजस्थान अब पहले नंबर पर हो गया है। दूसरे नंबर पर कौन है? राजस्थान 7737.95 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता के साथ प्रथम स्थान पर आ गया है। कर्नाटक 7469 के साथ क्या है कि सेकंड रैंक पर है। गुजरात 5708 मेगावाट के साथ थर्ड रैंक पर है, और तमिलनाडु 4675 के मेगावाट के साथ फोर्थ रैंक पर है, और 5वां स्थान किसको प्राप्त है? 5वां स्थान पर है आंध्र प्रदेश। 5वें स्थान पर आंध्र प्रदेश है कुल सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता के अनुसार। अब राजस्थान पूरे देश में पहले नंबर पर आ गया है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? विकल्प है, ए 48वां, बी 46वां, सी 81, डी भारत ने इसमें पार्टिसिपेट या भागीदारी नहीं की। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? सही उत्तर होगा भारत का इस वर्ष रैंक रहा है 46वां रैंक इंडिया ने प्राप्त किया है 2021 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, और लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 2020 के अंदर 48वां रैंक इंडिया को प्राप्त हुआ था। बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन
ये क्या है कि रैंक जारी करता है। भारत का सूचकांक में 46वां स्थान है। 173 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 173 देशों के आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई और स्विट्जरलैंड इसमें क्या है कि पहले स्थान पर रहा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। हाल ही में लॉन्च किया गया नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति के संदर्भ में सत्य कथन है। ए है बुनियादी अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने पर जोर देता है। यह समग्र व एकीकृत परिवहन कनेक्टिविटी पर जोर देता है। सी है योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी के साथ समन्वय स्थापित कर किया गया है। सभी सत्य है। तो इसमें सभी कथन जो है सत्य रहेंगे, सभी कथन सत्य रहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक अवसंरचना के निर्माण के लिए क्या है कि बुनियादी अवसंरचना से संबंधित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने पर जोर देता है। बिल्कुल सही है। ये समग्र व इंटीग्रेटेड एकीकृत परिवहन कनेक्टिविटी पर जोर देता है। योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना का जो क्या है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना क्या है? ये स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट यानी रणनीतिक विनिवेश की योजना है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन वो क्या है कि इसके क्रियान्वयन के लिए इसके साथ समन्वय स्थापित किया गया है। तो सभी कथन इस संदर्भ में सत्य हो जाएंगे, क्योंकि क्या है कि किसी भी देश में एफडीआई को या निवेश को आकर्षित करने के लिए हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देते हुए सरकार ने ये योजना लॉन्च किया है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 पर और आखिरी प्रश्न पर। हाल ही में चर्चा में रही कुनमिंग डिक्लेरेशन का संबंध इनमें से किससे है? विकल्प है ए परमाणु शांति समझौते से, बी जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी संरक्षण से, सी टेररिज्म आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण, डी ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक से। तो कुनमिंग डिक्लेरेशन अभी हुई है, किससे संबंधित है? ये संबंधित है जैव विविधता संरक्षण से, यानी सीबीडी जो है कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, उसके तहत ही जैव विविधता संरक्षण के लिए आगे की रणनीति क्या हो इसके लिए कुनमिंग डिक्लेरेशन किया गया है। इसमें क्या है नागोया जापान में जो प्रोटोकॉल हुआ था, नागोया 2010 से 20 की अवधि तक ये प्रोटोकॉल रहा। अब आगे की रणनीति क्या हो इसके लिए क्या है कि कुनमिंग बैठक हुई है जैव विविधता संरक्षण के लिए चाइना के अंदर, तो इससे संबंधित है। तो यहाँ पर प्रश्नों को समाप्त करते हैं, कक्षा को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।